हेलो गाइस। तो हम डिस्कस करते हैं अब अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास क्या, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री मतलब जब दो मैटर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सबसे पहले इंटरेक्शन करने वाली जो चीज़ होती है उनके बीच में, वो होती है उनका सरफेस। कि उनका सरफेस जब आपस में इंटरेक्ट करता है आपस में, तो कैसे वो बिहेव करता है। ठीक है, कैसे उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सब आज अब इसमें इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारा काम है कि सिलेबस देखें। अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखना जरूरी है। तो इस बार जो आपका सिलेबस हुआ है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है ड्यू टू कोविड-19। ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा जो सिलेबस हुआ है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, हमारे जो हमको पढ़ना है वो क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले है एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, फिजियोअब्जॉर्प्शन एंड केमियोअब्जॉर्प्शन क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स। ठीक है, ओनली गैसेज ऑन सॉलिड्स। ठीक है, हमने देखना है कि कौन से फैक्टर हैं जब सॉलिड गैस में एडजॉर्ब होती है। ठीक है ना, तो ये सब हम देखना क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ना है कोलाइडल से पहले आपके पास कैटालिसिस था, होमोजेनियस कैटालिसिस, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, बहुत सारी चीज़ें थी आपके पास, इमल्सन थे। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस से इस बार रिमूव हो चुका है। तो हम पढ़ेंगे कोलाइडल स्टेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलाइडल स्टेट। हम पढ़ते हैं थोड़ी सी प्रिपरेशन क्या होती है, चार्ज ऑन कोलाइडल। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक क्या होते हैं, मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, टिंडल इफेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड में पढ़ना है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं मगर हमको पढ़ना है ओनली टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है। ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कोगुलेशन। तो जनरली मेन ये आपके पास क्या है इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं जो हम इसके बारे में, जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। होता क्या है सरफेस केमिस्ट्री, मैंने आपको बोला है इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल फिनोमिना अकरिंग एट द बाउंड्री। बाउंड्री मतलब इंटरफेस, अगर दो आपके पास मैटर हैं, इस तरह से दो मैटर हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, आपस में इंट्रैक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेक्ट क्या होगा, इनका अंदर के पार्ट तो इंटरेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले वो किसकी हेल्प से इंटरेक्शन करेंगे, अपने इंटरफेस मतलब जो इनकी बाउंड्री है उनके साथ वो इंटरेक्शन करेंगे। और वो इंटरेक्शन अगर सक्सेसफुल है, पॉसिबल है, फिर जाके वो क्या करेंगे, उसके साथ बल्क के साथ, जो बल्क में जिसका मटीरियल है, मैटर है, पार्टिकल्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होता है। तो यही है हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री, कि सरफेस में किसी भी मैटर जो आपस में मैटर क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं दो मैटर। ठीक है, वो किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, उनके सरफेस आपस में किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं आपस में। ठीक है, बल्क फेजेस में तो ये क्या है, बल्क फेजेस में जब भी हम बल्क फेजेस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जिस चीज में स्टडी करते हैं, वो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री होती है। तो सरफेस केमिस्ट्री भी क्या है, हमारे एक फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, बल्क फेज कैन बी प्योर कंपाउंड और सॉल्यूशन। ये बल्क फेज हमारा प्योर कंपाउंड भी हो सकता है, कोई सॉल्यूशन भी हो सकता है। और ये दो मैटर जो हैं हमारे, सॉलिड सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड भी हो सकते हैं, लिक्विड लिक्विड भी हो सकते हैं। ठीक है, गैस भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड गैस भी हो सकता है, सॉलिड वैक्यूम भी हो सकता है, लिक्विड गैस भी हो सकता है, एटीसी कुछ भी हो सकता है। ये जो मैटर जो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, कोई भी स्टेट में हो सकते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर एग्जांपल लेते हैं डर्ट शर्ट का, है ना। तो आपने कहा क्या कहा, आपके पास ये क्लोथ है, ठीक है, और एक डर्ट का पार्टिकल क्या आ गया इसमें अटैच हो चुका है। अब ये डर्ट का पार्टिकल जो अटैच इसमें हो चुका है, इसका मतलब ये क्या है, इसका डर्ट की सरफेस ने इस क्लोथ की सरफेस से इंटरेक्ट किया है। ठीक है ना, तो इंटरेक्ट किया, तो कैसे कैसे इसमें चेंजेस आए हैं, कैसे उसे इंटरेक्शन किया है, ये सब हम पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ना है। सबसे पहले आपको इंट्रैक्शन होता है हमारा थ्रू एडजॉर्प्शन से। ठीक है, एक होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बाद में होता है, मगर उससे पहले होता है जब इंटरेक्ट करता है, मतलब दो सरफेस जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उनका सबसे पहले एडजॉर्प्शन होता है। जो प्रोसेस होती है वो सबसे पहले होती है एडजॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन उसके बाद होता है, फर्दर प्रोसेस एडजॉर्प्शन की बाद में जो सेकंड प्रोसेस होती है, लेवल एक बोल सकते हो इंट्रैक्शन का। सबसे पहला लेवल है हमारा एडजॉर्प्शन, सेकेंड लेवल है हमारा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने लग जाता है, फिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ सिर्फ अभी एब्जॉर्प्शन ही पढ़ना है कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता क्या है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता क्या है, देखो आपके पास क्या होती है, एक सरफेस होती है, मान लो ये क्या है, पूरे आपके एक सॉलिड सरफेस है। ठीक है,
इसके ऊपर कोई पार्टिकल्स अटैच हो गए ओनली सरफेस में, ठीक है। सबसे जब क्या होगा, किसी मैटर की सरफेस में दूसरे मैटर के पार्टिकल आ जाते हैं, ठीक है, तो इसे बोला जाता है एडजॉर्प्शन, ठीक है। जब सरफेस किसी मैटर की सरफेस में दूसरे मैटर के पार्टिकल आ जाते हैं सरफेस में, ओनली सरफेस में, ठीक है, तो उसे बोला जाता है एडजॉर्प्शन, ठीक है। फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड रिजल्टिंग एज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन किसी मैटर का, ठीक है, दूसरे मैटर की सरफेस में इंक्रीज हो जाता है, दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये आपके पास एक मैटर था ब्लू कलर का, ठीक है, उसकी सरफेस में कौन आ गए, हमारे किसी पार्टिकल आ गए, ग्रे कलर के जो अदर मैटर है उसके पार्टिकल आ गए, ठीक है। अब जिसकी सरफेस में पार्टिकल आते हैं, जैसे कि ब्लू कलर है, इसकी सरफेस में पार्टिकल आ रहे हैं अदर मैटर के, तो उसे बोला जाता है एडजॉर्बेंट, ठीक है। क्या बोला जाता है, एडजॉर्बेंट, मतलब जिसमें एडजॉर्प्शन हो रहा है, जिसकी सरफेस में एडजॉर्प्शन हो रहा है उसे बोला जाता है एडजॉर्बेंट। और जो आ रहे हैं, जो जो एडजॉर्ब हो रहे हैं, जिस मैटर के पार्टिकल एडजॉर्ब हो रहे हैं, तो उस मैटर को बोला जाता है एडजॉर्बेट। ये दो टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत करना। एडजॉर्बेंट उसे बोला जाता है जिसमें वो सॉलिड, वो लिक्विड जिसमें एडजॉर्प्शन हो रहा है। एडजॉर्प्शन क्या है कि किसी सरफेस में, किसी मैटर की सरफेस में कोई अदर मैटर के पार्टिकल्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, ठीक है, और वहीं रह जाते हैं सरफेस में ही, सरफेस में ही रह जाते हैं, उसे बोला जाता है एडजॉर्प्शन। और ये सरफेस फिनोमिनन है, ठीक है, तो ये सरफेस में ही होता है, तो इसलिए हम इसको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो एडजॉर्बेंट किसे बोला जाता है, जिसमें एडजॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, जिसमें एडजॉर्प्शन हो रहा है उसे एडजॉर्बेंट कहते हैं, ठीक है। और जो एडजॉर्बेट कर रहा है, जो एडजॉर्ब हो रहा है, ठीक है, जो पार्टिकल आ रहे हैं सरफेस में किसी अदर मैटर की सरफेस में, उसे एडजॉर्बेट बोला जाता है। द गैस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है, तो अगर जैसे गैस है और वो सॉलिड की सरफेस में आ रही है तो उसे एडजॉर्बेट बोलेंगे, ठीक है। अगर जिसकी सरफेस में, जो सॉलिड वेयर एडजॉर्प्शन टेक प्लेस है, देखो वो सॉलिड जिसमें एडजॉर्प्शन हो रहा है उसे एडजॉर्बेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, हमारे पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स अदर मैटर की सरफेस की तरफ, ठीक है, और वो क्या करना आता है, एक लेयर टाइप की बना देते हैं अपने ही मैटर की, तो एडजॉर्ब उसकी सरफेस में जब तक वो रहते हैं उसे एडजॉर्प्शन बोला जाता है, ठीक है। तो एडजॉर्बेंट होता है सरफेस ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, एडजॉर्बेट बोला जाता है द सब्सटेंस विच इज एडजॉर्ब्ड, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो जो ग्रे कलर का है वो एडजॉर्बेट है, और जो जिसमें एडजॉर्प्शन हो रहा है वो एडजॉर्बेंट होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, हमारे पास एक और टर्म आता है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्या होता है, आपको बोला सरफेस में फिनोमिना, देखो ये आपके पास मटेरियल ए, दूसरा है आपके पास मटेरियल बी, ठीक है। ये मटेरियल ए ही आप उसको मान सकते हो, कैसे, देखो अगर हमने बोला कि मटेरियल ए में अगर गैस के पार्टिकल उसकी सरफेस में ही हैं, ये देखो सरफेस में ही है, चारों ओर सरफेस में आपको दिख रहे हैं, तो इस ए मटेरियल में अभी एडजॉर्प्शन हो रहा है। मगर क्या हो अगर कि ये पार्टिकल्स, ये सरफेस के पार्टिकल इस सॉलिड की बल्क में भी चले जाएं, ये जो एडजॉर्ब, ये पार्टिकल जो एडजॉर्ब हो रहे हैं गैस के पार्टिकल इस मटेरियल ए की सरफेस में के बल्क में भी चले जाएं, सरफेस से होते हुए बल्क में चले जाएं, फिर उसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। ये देखो आ रहा है समझ में, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन, इसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसको आप मटेरियल ए भी मान सकते हो, कब, जब जो सरफेस, जो पार्टिकल सरफेस में एडजॉर्ब हो रहे थे वो बल्क में आ जाए, ठीक है, तो बल्क में आ जाए, अंदर चले जाएं उसके, ठीक है, जैसे स्पॉन्ज में होता है, जब तक पानी ऊपर ऊपर है तो उसे एडजॉर्प्शन बोला जाता है। मगर एक स्पॉन्ज में अगर पानी अंदर तक चले गया, ठीक है, उसके स्पॉन्ज के अंदर चले गया तो उसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो उसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। जब सरफेस फिनोमिना देखा जाएगा, जब सरफेस में ही सरफेस में ही रहेंगे, मतलब जब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट ज़्यादा होगा सरफेस में, ठीक है, तो उसे बोला जाता है एडजॉर्प्शन। मगर कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मोर इन बल्क, ठीक है, बल्क में ज़्यादा है, मतलब बल्क में उसके अंदर ज़्यादा है, किसी पार्ट मटेरियल के अंदर ज़्यादा है, तो उसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन,
ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ गैस, देखो यहाँ पे लिखा भी है, द कंसंट्रेशन ऑफ गैस और लिक्विड आर डिजोल्व substance adsorbate on the surface of solids adsorbent, ठीक है। तो जब सरफेस में ही हमारे पार्टिकल रह जाते हैं उसे एडजॉर्प्शन बोला जाता है। मगर जब वो बल्क में चले जाते हैं, देखो जैसे इसको मटेरियल बी में आपको दिख रहा है, जब वो बल्क में चले जाते हैं तो इस फिनोमिनन को एब्जॉर्प्शन बोला जाता है, ठीक है। देखो रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज डिसॉर्प्शन, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जब सरफेस से हट जाते हैं पार्टिकल, जैसे ये सरफेस से हट गए, ये सरफेस से हट गए सरफेस से, तो इसी बोला जाता है डिसॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन का अपोजिट ही डिसॉर्प्शन होता है, ठीक है। एडजॉर्प्शन का अपोजिट क्या होता है, डिसॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन का अपोजिट क्या होता है हमारा, डिसॉर्प्शन होता है। ये लो और अच्छे से दिखाता हूँ आपको। एडजॉर्प्शन का अपोजिट क्या, रिवर्स क्या होता है, डिसॉर्प्शन होता है, ठीक है। रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन, मतलब सरफेस में आना एडजॉर्प्शन, और सरफेस से वापस चले जाना, हट जाना, ये डिसॉर्प्शन, ठीक है। जॉब्सन क्या होता है, जब दोनों एक साथ होते हैं। जॉब्सन मतलब एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, हट भी रहे हैं, ठीक है, आ भी रहे हैं और हट भी रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा डिसॉर्प्शन, सरफेस में आ भी रहे हैं और साथ साथ में हट भी रहे हैं, तो इसे जॉब्सन बोला जाता है, ठीक है। अब दोनों में आपको पता चल गया, एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमेना है, ठीक है। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, सरफेस में मॉलिक्यूल रहते हैं, एब्जॉर्प्शन तब होता है जब ये सरफेस के मॉलिक्यूल बल्क में चले जाते हैं, ठीक है। तो आया समझ में। तो इनके बीच में एक डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस क्या क्या है भाई इनके बीच में, क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले वो कहता है कि आपके पास सरफेस फिनोमिनन, ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिनन, जब मैंने आपको अभी बताया कि एडजॉर्प्शन एक क्या है, सरफेस फिनोमिनन है, ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिनन है, जबकि एब्जॉर्प्शन क्या है हमारे, एक बल्क फिनोमिनन। कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट इंक्रीज ओनली ऑन द सरफेस, जो एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन एडजॉर्प्शन में सिर्फ कहाँ पे बढ़ेगा, सरफेस में बढ़ेगा, जबकि एब्जॉर्प्शन में कहाँ बढ़ेगा, यूनिफॉर्म थ्रू आउट सॉलिड, सॉलिड में यूनिफॉर्म होगा, जितना सरफेस में होगा उतना अंदर भी होगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक, एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्यों होती है अभी हम एक फॉर्मूले से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस, और जबकि एब्जॉर्प्शन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है जबकि इसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। इट इज़ फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, मतलब अगर लो टेम्परेचर रखा जाए तभी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और इसमें एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर अगर आप लो रखोगे तभी एब्जॉर्प्शन होने वाला है। ये सब हम डिस्कस करने कौन कौन से फैक्टर हैं जो एब्जॉर्प्शन में को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम। दूसरा है एग्जांपल यहाँ दिया है, चॉक स्टिक डिप्ड इन इंक एब्जॉर्ब द कलर ऑफ द इंक, बट व्हेन यू ब्रेक द पीस ऑफ चॉक इट कोर स्टिल रिमेन वाइट। हम देखते हैं वो कहना कहना बोल क्या बोलना चाह रहा है कि अगर एक चौक लो, वाइट चौक, और उसको डिप करो इंक में और उसको तोड़ो, ठीक है, बाहर से तो आपको फिर कलर आ जाएगा, ब्लू इंक है या ब्लैक इंक है, जो भी आप इंक यूज कर रहे हो उसका कलर उस चौक में आने वाला है। मगर जब उस चौक को आप ब्रेक करोगे, है ना, तोड़ोगे, तो आप अंदर देखोगे उसमें कोई कलर नहीं आता इंक का, इसका मतलब उसमें क्या हुआ है, एडजॉर्प्शन हुआ है। अगर इंक अंदर भी चली जाती है तो इसका मतलब उसमें क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिखा है देखो, व्हेन एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्ब वाटर इट बिकम्स वेट एंड पेस्टी। जब हम CaCl2 को क्या वाटर में मिलाते हैं, यह वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर वेपर एब्जॉर्ब करता है, तो वो पेस्ट जैसा बना देता है। तो इसका मतलब वो क्या बना, उसका क्या बन चुका है, उसमें क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो ये डिफरेंस था सिंपल एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं हमारे पास मैकेनिज्म। अब एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म को आराम से समझेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। एडजॉर्प्शन होता क्यों है, पहले तो मैकेनिज्म ये होता क्यों है, कैसे हो जाता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन हमने कहा एक बल्क फिनोमिनन होता है कि ये एक मैटर है और इसमें हमारे पार्टिकल अटैच हो जाते हैं, है ना। तो यही तो एडजॉर्प्शन, इसकी सरफेस में क्या होता है, हमारे पार्टिकल अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब होता कैसे, मान लो ये गैस के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं इस सरफेस में, इस मैटर की सरफेस में, ठीक है। तो ये होता क्यों है, अब कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो इनको अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, ऐसे ही नहीं बिना फोर्स के कोई अपना आप ही आ जाता है। अट्रैक्शन होगा तभी तो वो उसके पास जाएगा, है ना। कोई भी किसी के पास तब जाता है जब वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, है ना। तो वो अट्रैक्ट करेगा तभी जाएगा, ऐसे ही जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम याद करते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन याद करो आप। सरफेस टेंशन में क्या होता है, हमने कहा ये एक क्या है, बीकर है, ठीक है, और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, H2O, वाटर के मॉलिक्यूल। अगर जो मॉलिक्यूल बल्क में है,
ठीक है। तो उसको चारों तरफ से, क्योंकि ये एक पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। और अगर जो मॉलिक्यूल बल्क में होता है, ठीक है, उसको चारों तरफ से क्या मिलता है, बराबर अट्रैक्शन फोर्स मिलता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। ये देखो चारों तरफ से बल्क में, जो बल्क में होता है वाटर का मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल जैसे बल्क में है, ठीक है, तो उसको चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल होता है वाटर, ठीक है। तो जो उसका नेट अट्रैक्शन आएगा वो जीरो होगा, तो इसलिए वो वहीं पे रहने वाला है। मगर जो मॉलिक्यूल वाटर के सरफेस में होते हैं, ठीक है, ये देखो सरफेस में, तो इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल तो है नहीं, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट करेगा उनको, ये करेगा जिसको अट्रैक्ट करेगा, मगर इसके ऊपर कोई वाटर का अदर मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। तो इसके नीचे वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है, मगर सरफेस की बात कर रहा हूँ, जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, ठीक है, उनके सरफेस में जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उनके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं होते, ठीक है, मगर उनके नीचे क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये इसको एक साइड, ये देखो नेट अट्रैक्शन आता है, कुछ ना कुछ नेट अट्रैक्शन आएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो उसको कैंसिल नहीं कर पाता, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल है ही नहीं उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है जो सरफेस में, वो अट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम बल्क के मॉलिक्यूल से। वो किससे अट्रैक्ट होते हैं, बल्क के मॉलिक्यूल से, जिसकी वजह से सरफेस में एक टेंशन आ जाती है, मतलब हमारा सरफेस जो होती है वो कुछ इस तरह से डाउन हो जाती है, इस तरह से आपको दिखती है, हल्की टेंशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है सरफेस की टेंशन, मतलब सरफेस में आई जो टेंशन है उसे सरफेस टेंशन बोला जाता है, ठीक है। तो किसकी वजह से होती है, वो इन बल्क के मॉलिक्यूल की वजह से होती है, जो अट्रैक्ट करते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ, ठीक है। अब इन सरफेस के मॉलिक्यूल जो इसमें प्रेजेंट है सरफेस में, उनके पास भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। इनके पास ये मॉलिक्यूल है तो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पास भी वही प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बोला जाता है एनर्जी, कि सरफेस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कितनी है, जितनी ज़्यादा सरफेस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी उसी सरफेस एनर्जी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सरफेस एनर्जी। अगर ये सरफेस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अट्रैक्शन करेंगे, कम एनर्जी है तो ये कम अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। अब ये मगर अट्रैक्शन तो ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है अट्रैक्शन की, ठीक है। अब कोई गैस के पार्टिकल इसके सरफेस से होते हुए जाते हैं, अगर यहाँ से मोशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये अगर एक मॉलिक्यूल जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, गैस के मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी वजह से वो सरफेस में अट्रैक्ट हो जाएगा, और सरफेस में अट्रैक्ट होने की वजह से आपको ये इस तरह से फिगर आपको देखने को मिलेगा, मतलब इस सरफेस, अब ये हर जगह होता है, ये तो लिक्विड में हो गया, मगर ये सॉलिड में भी होता है, गैस में भी होता है, लिक्विड, सब जगह ये देखा जाता है कि जो बल्क मॉलिक्यूल होते हैं वो सरफेस के मॉलिक्यूल के पास सरफेस एनर्जी होती है, अट्रैक्शन पावर होती है, जो अट्रैक्ट करते हैं किनको, जो उनसे उनके सॉलिड में जो भी चीज़ें उनके थ्रू पास होती है, ठीक है। तो अट्रैक्ट कर, अगर गैस के पार्टिकल इस सॉलिड की से पास हो रहे हैं तो ये इनकी तरफ अट्रैक्ट जरूर होंगे, थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेंगे, और वो अट्रैक्शन डिपेंड करता है कि इनका मैग्नीट्यूड कितना है, इनके पास एनर्जी कितनी है, ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये एक फिगर यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है किस तरह से सरफेस एनर्जी काम करती है। वो कहता है कि हाई सरफेस एनर्जी इजी टू एडहेयर, जितना ज़्यादा सरफेस एनर्जी होगी तो वो पार्टिकल सरफेस में उतना ज़्यादा इजीली चिपका रहेगा। अगर लो एनर्जी है, सरफेस एनर्जी अगर लो है, तो हार्ड टू एडहेयर, मतलब उतना कम ये करेगा, चिपका रहेगा, ठीक है ना। तो अब हाई सरफेस एनर्जी देखी गई जैसे मेटल में देखी गई है, कैप्टॉन, पॉलिस्टर, एबीएस, पॉलीकार्बोनेट, रिजिड पीवीसी, एक्राइल, ठीक है। और कहता है कि लो सरफेस एनर्जी देखी गई है पीवीसी में, पॉलीस्ट्रीन, एसिटाइल, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हमारे किसके हैं, टेफलॉन, टेडलर, पीवीएफ, ये सारे हमारे उन मटेरियल के जिनकी सरफेस की लो सरफेस एनर्जी होती है, और ये किसकी एग्जांपल हैं सारे, ये उनकी हैं जिनकी सरफेस की एनर्जी बहुत हाई होती है, मतलब अट्रैक्शन पावर इनके मॉलिक्यूल में, सरफेस जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आसानी से अट्रैक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, और जिसकी वजह से एड्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो यही हमारी मैकेनिज्म होती है कि सरफेस के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं अपनी सरफेस एनर्जी के साथ, जिसकी वजह से वो क्या करता है, उसमें एड्जॉर्प्शन आता है उनकी सरफेस में। एड्जॉर्प्शन अकर बिकॉज द पार्टिकल ऑन द सरफेस एंड द पार्टिकल ऑन द बल्क ऑफ द एड्जॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम इन्वायरमेंट। ये देखो
ये तो कहना चाह रहा है जो मैंने सरफेस टेंशन बताया, जो बल्क में है और सरफेस में है, दोनों के पास सेम इन्वायरमेंट में नहीं है। ठीक है, बल्क के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी नेट जो अट्रैक्शन है वो जीरो है, मगर यहाँ क्या है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है। दैट इज नेट फॉर एक्टिंग ऑन द नॉट द सेम। ठीक है, तो इसलिए उनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है दोनों का अलग अलग होता है, बल्क का और सरफेस के मॉलिक्यूल का। द पार्टिकल ऑन द सरफेस हैज अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच कॉल्ड द रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, यही अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्ट करता है एडजॉर्प्शन होने, मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स द फर्स्ट सरफेस पार्टिकल ऑन द एडजॉर्ब अट्रैक्ट द एडजॉर्बेट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमारी मैकेनिज्म होती है एडजॉर्प्शन की। ठीक है, अब देखो ये एडजॉर्प्शन हो रहा है आसानी से, ये गैस के पार्टिकल इसने एडजॉर्ब कर लिए हैं। ठीक है ना, आपको पता है इसे एडजॉर्बेंट कहते हैं जिसमें एडजॉर्प्शन होता है, और जो पार्टिकल एडजॉर्ब हो रहे हैं उन्हें एडजॉर्बेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब है। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन द रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द सर्फ, दैट इज द एनर्जी ऑफ सरफेस डिक्रीजेज एंड दिस हैपन एज हीट, दिस कॉल्ड हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब जब एडजॉर्प्शन होता है वो कहता है कि कुछ ना कुछ हीट इवॉल्व होती है, और जो हीट इवॉल्व होती है उसे बोला जाता है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, अमाउंट ऑफ इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट इज एडजॉर्ब ऑन द एडजॉर्बेंट, ये इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होती है। एक डेफिनेशन है कि इंथैल्पी मतलब हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होती क्या है। इंथैल्पी जनरली हीट ही होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, तो हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होती है जब 1 मोल ऑफ पार्टिकल एडजॉर्ब होते हैं। ठीक है, 1 मोल, ये देखो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब। ठीक है, जब 1 मोल ऑफ गैस के, अगर गैस एडजॉर्ब हो रही है तो 1 मोल ऑफ गैस एटम क्या हो रहे हैं, अगर एडजॉर्ब हो रहे हैं हमारी सरफेस में, ठीक है, किसी भी मैटर एडजॉर्बेंट की सरफेस में, तो उसे बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तब जो हीट रिलीज होती है उसे बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, दूसरा कहता है कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, एडजॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा एक फॉर्मूला। किसका, ये फॉर्मूला है किसका, हमारा कहाँ से आया, थर्मोडायनेमिक्स से। क्योंकि हीट की जब बात करते हैं केमिस्ट्री में तो ये डायरेक्ट लेके जाता है हमें इंट्रोपी, हीट, इंथैल्पी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब बताती है आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, ये सब हमको लेके जाती है थर्मोडायनेमिक्स में, हमने ये सब पढ़ा था। तो डेल जी हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है। गिब्स फ्री बताता है कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, कितनी ज़्यादा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब कितना उसके बाद फ्री एनर्जी है कुछ काम करने की, ये गिव्स फ्री एनर्जी है। डेल एच बताता है इंथैल्पी ऑफ हीट। ठीक है, और टी क्या है, टेम्परेचर, और हमारे पास क्या है डेल एस क्या है हमारा, इंट्रोपी। इंट्रोपी मतलब रेंडमनेस, जितनी ज़्यादा रेंडमनेस होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, जितना कम रेंडमनेस होगी उतना नेगेटिव होगा, जितना ज़्यादा रेंडमनेस होगी, जितना कम रेंडमनेस होगी उतना एस क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वो कहता है एक एडजॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब डेल जी। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी, मतलब हमारे पास जो ये जो पार्टिकल हैं इनके पास इन्हें इतनी एनर्जी होती है फ्री की वो इनको अट्रैक्ट कर सके, मतलब वो अपना आप अट्रैक्ट करता है, हम जबरदस्ती चिपका तो रहे हैं नहीं, तो वो अपना आप अट्रैक्ट करता है उसको अपनी तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से वो सरफेस में चिपक जाते हैं। मतलब जितना ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगी, फ्री एनर्जी, उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस होगा, वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, वो खुद से उतनी ज़्यादा होने वाली है, उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता चलेगा कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब वो कहता है कि एक एक्सोथर्मिक कैसी है, एक्सोथर्मिक मतलब डेल एच हमारा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, डेल एच हमारा हीट जो होनी चाहिए यहाँ से वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अगर हीट डेल एच इंथैल्पी क्या आ जाती है, अगर पॉजिटिव आती है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा ये नेगेटिव होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। मतलब कुल मिला के इस फॉर्मूले में डेल एच हमारा नेगेटिव आना चाहिए, और वो उसको आना पड़ेगा क्योंकि डेल डेल जी तभी नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब कैसे होता है देखो, वो कहता है कि अगर आपका कोई सिस्टम है जिसमें एडजॉर्प्शन हो रहा है, मान लो ये इस फिगर में देखो, इस फिगर में देखो, ये एक सिस्टम है, ये एडजॉर्बेंट है और इसमें गैस पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे थे। ठीक है, ये देखो ये रैंडम मोशन कर रहे थे। ठीक है, ये गैस पार्टिकल क्या कर रहे थे, इसकी सरफेस के ऊपर रैंडम मोशन कर रहे थे, मगर जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स लगा, ठीक है, जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स लगा, किसने लगाया, एडजॉर्बेंट के सरफेस के पार्टिकल्स ने फोर्स लगाया, तो इनका रैंडम ये क्या हुए, जो गैस के पार्टिकल्स थे, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल्स थे, ये सरफेस में अट्रैक्ट हो गए और इनका रैंडम मोशन हो गया बंद।
इनका रैंडम मोशन हो गया बंद, क्योंकि ये फिक्स हो गए अब सरफेस में। अब ये ज़्यादा हिलडुल नहीं सकते, ज़्यादा मोशन नहीं कर सकते। उससे पहले उनका रैंडम मोशन ज़्यादा था, वो मोशन कर रहे आसानी से। कब? एडजॉर्प्शन होने से पहले। कौन? गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे थे इजीली। उस केस में उनका डेल एस, ठीक है, डेल एस क्या था हमारा? बहुत ज़्यादा था। डेल एस की वैल्यू क्या थी हमारी? बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, डेल एस की वैल्यू क्या थी हमारी? बहुत ज़्यादा थी। मतलब ये क्या हो रही थी हमारी? नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा थी। मगर जैसे ही क्या हुआ हमारा, पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा थी, तो हमने कहा जैसे ही इंक्रीज हो रही थी ना, रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, मगर जैसे ही क्या हुआ? एडजॉर्प्शन हुआ, पार्टिकल्स जो गैस के थे, जो रैंडम मोशन कर रहे थे, ठीक है, तो वो अट्रैक्शन एडजॉर्प्शन होने के बाद उनका रैंडम मोशन कम हो गया, तो एस की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज। मतलब एस की वैल्यू अब क्या होने वाली है? नेगेटिव होने वाली है। एस की वैल्यू क्या होने वाली है? नेगेटिव होने वाली है। अब जब एस की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, अब देखो जब रैंडम मोशन कम होगा, ठीक है, देखो आराम से समझते हैं। हमने कहा डेल एस, जो डेल एस था, रैंडम मोशन कम होने पर वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। मतलब रैंडम मोशन कम हुआ तो इंट्रोपी क्या हो गई? कम। रैंडमनेस क्या हो गई? कम। कब? जब एडजॉर्प्शन हुआ। तो डेल एस क्या होगा? नेगेटिव। अब इस डेल एस नेगेटिव की वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में रहोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होने वाला है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टी डेल एस। तो जितना ज़्यादा इंट्रोपी में कमी आएगी उतना ज़्यादा क्या होगा? ये पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव होगा तो डेल जी क्या हो जाएगा? ये भी पॉजिटिव हो जाएगा भाई। अब जब डेल जी पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी रिएक्शन। मगर ये होती क्या है? एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो डेल एच को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा डेल एच हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है, तो इसका मतलब उतना ज़्यादा वो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। इसलिए वो कहता है कि एट जो देखा गया है कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ठीक है, डेल जी क्या होता है हमारा? नेगेटिव आना चाहिए। तो डेल जी नेगेटिव कब आएगा? जब डेल एच क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल एच तो हमारा पॉजिटिव हो चुका है, ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव हो चुकी है। ठीक है, तो हमें डेल एच को नेगेटिव करना पड़ेगा और डेल एच नेगेटिव को होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है मेरे भाई। क्या होती है? एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका मतलब ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा था कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स हमने समझा। ठीक है, फिर से समझना, एक बार फिर से देखना वीडियो को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बार बार रिवाइज करके समझ नहीं आया होगा तो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। एड्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक एंड इंथैल्पी डेल एच इज नेगेटिव। ठीक है, जब ये नेगेटिव होगी तब ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। व्हेन द एडजॉर्बेड मॉलिक्यूल आर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, देखो गैस के जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड हैज डेल एस, इंट्रोपी क्या हो जाएगी हमारी? डिक्रीज हो जाएगी। डेल एस क्या है? रैंडमनेस कम, इंट्रोपी कम, मतलब वैल्यू नेगेटिव। और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। वी नो दैट द डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। फॉर द एडजॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर एडजॉर्प्शन को स्पॉन्टेनियस होना है, और ये स्पॉन्टेनियस होती है, होना क्या है? तो होती स्पॉन्टेनियस है। डेल जी मस्ट बी नेगेटिव, डेल जी को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, दिस can happen if del H has a significant high negative value। ठीक है, तो एज नेगेटिव डी टी डेल एस इज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इंट्रोपी कम होने की वजह से जो डेल एस टी डेल एस पॉजिटिव होने वाली है। ठीक है, और इसकी वजह से डेल एच को नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि जो एडजॉर्प्शन क्या हो हमारी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो एडजॉर्प ये इसकी वैल्यू जनरली डेल एच की नेगेटिव आती है, जो बताती है कि ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये है आपके पास सिंपल। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। अब इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, ये आपका बेसिक था आज इंट्रोडक्शन कि क्या एडजॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन के टाइप्स क्या होते हैं, फिर हम जाएंगे धीरे धीरे आगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे जो अफेक्ट करते हैं। फिर ये ग्राफ भी आएगा आपके पास इसके पास कि एडजॉर्प्शन का ग्राफ क्या होता है, बहुत अच्छे से बनाया है। ठीक है, ये एडजॉर्प्शन क्या होता है, ग्राफ क्या होते हैं, क्या इस पे डिपेंड होते हैं, कैसे ये सब पढ़ाएंगे। एप्लीकेशन ये जो जो मेन मेन है वो आपको पढ़ाई जाएगी, बाकी आप पढ़ सकते हो। और फिर आएगा हमारा कोलाइड्स। ठीक है, तो ये सब हमारा आज का था सरफेस केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।